पश्चिम में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला वर्ग देशभक्तों, मूल निवासियों, परंपरावादियों और बहुत लंबे समय से यहाँ रहने वाले लोगों का है, जिनके साथ और लोग भी जुड़े हैं जो उनके जीवन के तरीके को समझते हैं और सहानुभूति रखते हैं। वे अपने जीवन के तरीके को बनाए रखना चाहते हैं, बस इतना ही। चाहे वह ईसाई धर्म हो या धर्मनिरपेक्ष उदारवादी जो पिछले 3 या 400 वर्षों से एक साथ विकसित हुए हैं, वह एक वर्ग है। और पश्चिमी देशों में देशभक्तों का आंदोलन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार मूल निवासियों का है, जो पश्चिम से नफरत करते हैं। वे अराजकता और मौजूदा व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए देशभक्तों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसी कारण वे उन लोगों से भी गठबंधन कर लेते हैं जिनसे उनकी असहमति होती है। इस्लामिस्ट, जो इस समीकरण में तीसरे प्रकार के लोग हैं। इस्लामिस्ट खुलेआम घमंड के साथ पश्चिम से नफरत करते हैं और वे पश्चिम को गिराना चाहते हैं, लेकिन वे पश्चिम को गिराकर अपनी जीवन शैली, अपने शासन के तरीके से उसे बदलना चाहते हैं, यानी शरिया या खिलाफत। दूसरा प्रकार पश्चिम विरोधी लोग हैं, जैसे कम्युनिस्ट, वोक लोग, समाजवादी, अराजकतावादी। ये इस्लामिस्टों के साथ बस तब तक रहते हैं जब तक वे देशभक्तों को खत्म नहीं कर देते। एक बार देशभक्त बाहर हुए तो वे आपस में लड़ेंगे। कौन जीतेगा मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं यहाँ रुककर पता नहीं लगाऊंगा, ठीक है। हमारे लिए वे दोनों दुश्मन हैं और एक चौथी श्रेणी के लोग भी हैं। वे पहली पीढ़ी के प्रवासी हैं, भारतीय, चीनी और अन्य संस्कृतियों के लोग, जो जरूरी नहीं शत्रुतापूर्ण हो, लेकिन प्रवासी होने के कारण उनका पूर्वजों की संस्कृति से संबंध होता है। अब कई देशभक्त भी उनसे नफरत करने लगे हैं। मैं कहूँगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इन सभी अन्य प्रकार के प्रवासियों ने एकीकरण और आत्मसात होने के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जापानी अमेरिकन को देखिए, वियतनामी ऑस्ट्रेलियाई को देखिए। मुझे यकीन है कि समय के साथ भारतीय खुद को साबित करेंगे। भारतीयों की दूसरी और तीसरी पीढ़ियां भी दिखाएंगी कि वे अपने नए देश के प्रति अपने पैतृक देश से अधिक वफादार हैं। मेरे प्यारे भारतीयों, मुझे पता है कि कई लोग परेशान हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। समझे कि वे अपनी जीवन शैली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें इस्लामिस्टों और वामपंथियों से लगातार खतरे में दिखती है। वे आपको देखते हैं, आप मजबूत हैं, अपनी जीवन शैली पर गर्व करते हैं, अपनी भारतीयता नहीं छुपाते और छुपाना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी भारतीयता छुपानी चाहिए, लेकिन जब आप दिवाली या होली या पटाखे या आतिशबाजी जैसी चीजें करते हैं, या फिर सिर्फ भारतीयों के लिए नौकरियां जैसी और भी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, जैसा कि मुसलमान करते हैं, तो इससे कुछ नाराजगी पैदा होगी। लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद है कि समय के साथ जब हम दूसरी और तीसरी पीढ़ी को देखेंगे, जो लोग यहाँ पैदा हुए और पले बढ़े हैं, वे अंततः बाकी लोगों की तरह, किसी भी अन्य समूह की तरह घुल मिल जाएंगे। ऐसा होने वाला है। मैंने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में कुछ दूसरी पीढ़ी के भारतीयों को देखा है जो उपनिवेशवाद को लेकर जुनूनी हैं और वर्तमान यूनाइटेड किंगडम को सजा देना चाहते हैं। वे खुद को इस्लामवादियों और वोक लोगों से भी जोड़ रहे हैं। अशोक कुमार एक प्रोफेसर है, मुझे नहीं पता किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय में। वह मुआवजे की मांग में सबसे आगे रहते हैं। ऐसा मत करो, वरना वे तुमसे और नफरत करेंगे। खैर, ये 4 तरह के लोग हैं, लेकिन मुझे बस बाकी 2 समूहों की चिंता है, इस्लामिस्ट, वोक लोग और उनका गठबंधन। उनके बीच एक ही चीज समान है, और वो है पश्चिम के प्रति उनकी नफरत। हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं, देखो, ग्रेटा थनबर्ग सबसे आगे है। यहाँ वे और ज़्यादा शरणार्थियों को आने देने की मांग और विरोध कर रही हैं। वे फिर अराजकता चाहते हैं। वह शायद इतनी समझदार नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वह समझती हैं। वह बस सोचती हैं कि यह एक अच्छी बात है। आप जानते हैं, हम सब बराबर हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वह यही समझती है, लेकिन जो बड़ा खेल है, जो वैश्विकवादी एजेंडा है, वह तो मुख्य स्थानीय संस्कृतियों को, मुख्य पश्चिमी पूंजीवादी विश्व व्यवस्था को
तोड़ने और समाप्त करने के लिए हैं। वे पुराने सिस्टम को खत्म कर समाजवादी, साम्यवादी वैश्विक व्यवस्था लाना चाहते हैं। शायद उसे पता नहीं, पर यही एजेंडा है। उसकी बात सुनिए, वह बेवकूफ है। वह बेवकूफ है, एक पूरी तरह से बेवकूफ। वह स्वीडन की अवैध प्रवासियों को निकालने की योजना का विरोध कर रही है। स्वीडन पहले वोक था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ। क्या हुआ? स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, ये 3 स्कैंडिनेवियाई देश, स्वीडन को कभी दुनिया के सबसे रहने योग्य देशों में गिना जाता था। मुझे लगता है वे सबसे समृद्ध और रहने योग्य देश थे। लेकिन कुछ दशकों में सब बर्बाद हो गया, मुस्लिम देशों से प्रवास के कारण। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वह डेनिश है। वह डेनिश है, मेरा ऐसा मानना है। मुझे ठीक से पता नहीं। स्वीडन की जो छवि लोगों के मन में है कि वो एक प्रगतिशील देश है जो एकजुटता और मानवतावादी मूल्यों से प्रेरित है, वो अब बहुत पुरानी हो चुकी है। और हमें यहाँ हो रही कुछ चीजों के बारे में तुरंत बात करने की जरूरत है और आने वाले दिनों में जितना हो सके उतना दबाव बनाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? स्वीडन अब पहले जैसा मानवतावादी यूटोपिया नहीं रहा, क्योंकि समरूप समाज होने पर उन्होंने बेहतरीन चीजें पाई थी। लेकिन जब आप तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से लोगों को लाते हैं, बुरी संस्कृतियों से, तो फिर ऐसा होता है। वो आदमी कौन है? एक भी स्वीडिश व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। इनमें से कोई भी स्वीडिश नहीं है। इसीलिए माफ कीजिए, इसी कारण स्वीडन अब प्रगतिशील देश नहीं माना जाता, क्योंकि वे इन लोगों को निकालने की सोच रहे हैं। देखिए, स्वीडिश पुलिस उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। पहले स्वीडन में ऐसा नहीं होता था। तीसरी दुनिया को देश में लाने से आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन ये महिला इसे नहीं समझती और कहती है, स्वीडन अब प्रगतिशील नहीं रहा। स्वीडन में जो लोग यहाँ बच्चे के रूप में आए, यही बड़े हुए और अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बनाई, वे नहीं हैं। आपने देखा कि उन्होंने यहाँ कैसी जिंदगी बनाई? गेटो, अपराध। 2025 में स्वीडन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर जितने हुए, उससे ज्यादा धमाके हुए थे। अरे, क्या आप यकीन कर सकते हैं? क्या आप यकीन करेंगे? स्वीडन में अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज्यादा धमाके हुए हैं, जबकि वहां लगभग गृहयुद्ध है। मुझे लगता है स्वीडन में अफगानिस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक से ज्यादा धमाके हुए हैं, दोनों को मिलाकर नहीं। अब उन्हें बढ़ती हुई संख्या में उनके परिवारों के बिना ऐसे देशों में भेजा जा रहा है जिनसे उनका कोई संबंध नहीं और जो उनके लिए सुरक्षित भी नहीं है। इन युवाओं ने कुछ गलत नहीं किया, वे नियमों का पालन करते हैं। शाबाश स्वीडन, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस स्टेशन उड़ा भी दिया तो क्या? तो क्या हुआ अगर उन्होंने निर्दोष स्वीडिश महिला या स्वीडिश परिवार से पैसे वसूले या स्वीडिश महिला से बलात्कार किया? उन्होंने दिए रास्ते का पालन किया। ये श्रमिक प्रवासियों के बच्चे हैं जो 18 साल के होने पर यहाँ रहने का अधिकार खो सकते हैं। और ये तब है जब स्वीडन की प्रवासन नीति बाकी कई देशों की तरह और भी ज्यादा शत्रुतापूर्ण और नस्लवादी होती जा रही है। स्वीडिश सरकार निर्वासन आसान करने के लिए तालिबान से बातचीत कर रही है। ये सिर्फ एक उदाहरण है और ये अमानवीय है। इसमें गलत क्या है? तुम तालिबान से प्यार करते हो, तुम इस्लामिस्टों से प्यार करते हो, तुम मुसलमानों से प्यार करते हो। इसमें गलत क्या है? इन लोगों को क्या हो गया है? किशोरों के निर्वासन ने स्वीडन में बहुत गुस्सा पैदा किया है और सही भी है कि सरकार को इन निर्वासनों में से कुछ को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ध्यान से देखो, स्वीडन में क्या हुआ, मुझे समझाने दो। किसे निर्वासित किया जा रहा है? इस स्वीडन को देखो, 2010 में हर 10,000 पर 60 बलात्कार। देखो ये आंकड़ा कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले ये युवा अब बड़े हो रहे हैं, यही हो रहा है। मुझे हैरानी है कि ये जागरूक उदारवादी महिलाएं जो शरणार्थी हैं, क्या उनका स्वागत है? क्या वे तब भी अपने विचारों पर अडिग रहेंगी जब वे खुद इन लोगों की शिकार बन जाएंगी? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो लोग अपनी राय पर अड़े रहते हैं, उन्हें जिंदगी में किसी खास अनुभव से गुजरना चाहिए। लेकिन समस्या का समाधान अभी दूर है। आने वाले दिनों में स्वीडिश सरकार इस बारे में एक प्रस्ताव पेश करेगी। ये बड़ा खतरा है कि कई लोग अब भी पीछे रह जाएंगे और उन्हें परिवार वो यहाँ की जिंदगी छोड़कर देश छोड़ना पड़ सकता है। टॉम होलमैन ने कहा, उन्हें उनके परिवारों से अलग नहीं करना चाहिए,
बल्कि अपराधियों को देश से निकालना चाहिए। अगर परिवार उनके साथ जाना चाहते हैं तो वे उनके साथ जा सकते हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं जा सकते? ये लोग अपने परिवारों को अलग करना पसंद करेंगे, बजाय उस पश्चिमी देश को छोड़ने के जिससे वे नफरत करते हैं। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि ये सब उन दो देशों के लिए हो रहा है जहां कई लोग कभी गए तक नहीं और ना ही वहां किसी को जानते हैं? और अगर हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये यही नहीं रुकेगा बल्कि और भी बढ़ता जाएगा। शरण मांगने का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। हमें याद रखना चाहिए कि ये लोग मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा है, छोड़ो इसे। उसने ये वीडियो 15 मई को रिकॉर्ड किया था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये फिर से वही है। वो विरोध कर रही है, वो मांग कर रही है कि डच सरकार दर्जनों गजावासियों को नीदरलैंड लाए। दर्जनों गजावासी। मैं आपको डेनमार्क, उनके जन्म देश का आंकड़ा दिखाता हूँ। वो चाहती हैं कि वहाँ और गजावासी फिलिस्तीनी आए। तो जब डेनमार्क में बलात्कार की बात आती है तो फिलिस्तीनी पुरुष डेनिश पुरुषों की तुलना में 12 गुना ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करने की संभावना रखते हैं। 12 गुना। आप समझ रहे हैं? और वे कभी अपनी ही महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं करते। और सोमालिया का भी विशेष उल्लेख करना चाहिए। वे 20 गुना वे डेनमार्क में औसत डेनिश पुरुष की तुलना में 20 गुना अधिक बलात्कार करने की संभावना रखते हैं। वे अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब बात सार्वजनिक सेवक पर हमले की आती है तो वे 9 गुना अधिक संभावना रखते हैं। हत्या के प्रयास में वे 20 गुना अधिक संभावना रखते हैं। ब्लैकमेल में 27 गुना अधिक संभावना रखते हैं। वे इस सूची में सबसे ऊपर है। सेंधमारी की संभावना 10 गुना ज्यादा है। वे फिर सबसे ऊपर है। जब जालसाजी की बात आती है तो उनकी संभावना एक डेनिश आदमी की तुलना में केवल 9 गुना अधिक है। सोमाली सबसे ऊपर है, उनकी संभावना 13 गुना अधिक है। धोखाधड़ी में ये सोमालियों के बराबर हैं, संभावना 8 गुना ज्यादा है। गंभीर हमले में संभावना 12 गुना ज्यादा। तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। छेड़छाड़ भी शामिल है। वे महिलाओं को छूना या छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते, जो फिलिस्तीन के लिए बड़ी बात है। वे एक गंभीर मुद्दा है। धन्यवाद फिलिस्तीनी पुरुषों कि आप छेड़छाड़ नहीं करते। असल में नहीं, रुको, लेकिन वे सीधे बलात्कार पर उतर आते हैं। हे भगवान! वे छेड़छाड़ नहीं, सीधे बलात्कार करते हैं। डकैती की संभावना 16 गुना ज्यादा है। चोरी सबसे ऊपर 8 गुना ज्यादा संभावना है। तो वह चाहती हैं कि नीदरलैंड्स में ऐसे और लोग लाए जाएं। कमाल है। 30 अप्रैल को नेदरलैंड्स की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया कि डच विदेश मंत्री को गाजा में फंसे 48 लोगों को निकालना अनिवार्य है। इन सभी 48 लोगों के लिए डच सरकार बाध्य है। इन सभी को नेदरलैंड्स के निवास परमिट के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ज्यादातर छात्र हैं जिन्हें डच विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला है। लेकिन छेड़छाड़ नहीं होगी, जबकि बलात्कार, चोरी, डकैती और सरकारी कर्मचारियों पर हमले जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। इस फैसले में मंत्री की जिम्मेदारी स्पष्ट है। फिर भी डच सरकार ने गाजा छोड़ने में इन लोगों की मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे वे 6 महीनों से अनिश्चितता में हैं। माफ कीजिए। विदेश मंत्रालय कानून का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि वह सभी वीजा धारकों को अलग अलग कानूनी प्रक्रिया में डाल रहा है, जबकि सर्वोच्च अदालत ने समान मामलों पर फैसला दे दिया है। यार, ये अदालतें, इन अदालतों को देखो। ये वोक जज, इन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसे देखो। मुझे दिखाओ लोग कैसे दिखते हैं, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ ताकत कैसी दिखती है, मुझे दिखाओ लोकतंत्र कैसा दिखता है। पागल लोग, ये लोग पागल है। इसे देखो, एक और पागलपन भरा पल। अगर आप खतरे में हैं तो 2 बार पलक झपकाएं। अभी भी जिहादियों के बंधक है। क्या भयानक, यूजफुल इडियट है। उसे उन्हीं लोगों के बीच छोड़ दो जिनके आंकड़े मैंने दिखाए। हत्या, युद्ध हत्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बाबूश। इस लड़की पर हमें गर्व है, वो सच में एक हीरो है। दोस्तों, तो ये लोग पश्चिम विरोधी है, ठीक है? ये पश्चिम विरोधी लोग हैं। ये पश्चिम से नफरत करते हैं। ये पश्चिमी जीवन शैली से नफरत करते हैं। बेवकूफ, लेकिन वह बेवकूफ है। मुझे नहीं लगता कि वह अपनी पसंद के परिणामों को समझती है। एक वोक पागल है जिसका नाम है हैरी एक्लेस। वह बोला, मैं एक श्वेत ब्रिटिश आदमी हूं और मुझे तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आने वाले प्रवासियों के यूके में उमड़ पड़ने से कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर लोगों ने उस पर हमला किया
और उसे अच्छा जवाब नहीं मिला। कई देशभक्तों ने कहा, इसे बांट देने का हक तुम्हें नहीं है। मुझे एक देशभक्त की यह टिप्पणी बहुत पसंद आई। यही बात है, इसे बांट देने का हक न तुम्हें है न ग्रेटा थनबर्ग को। तो वो जा सकती है और गाजा या इरिट्रिया या ट्यूनीशिया में रह सकती है। वहां उसका पूरा स्वागत है। वहां चली जाओ। तुम पश्चिम से नफरत करते हो, फिर भी वही रहना चाहते हो और उसे बदलना चाहते हो। अगर साम्यवाद या समाजवाद चाहिए तो पहले असफल देशों में आजमा लो। तुम हमारी जिंदगी क्यों दूभर बना रहे हो? हमें लड़ना होगा दोस्तों। मुझे नहीं लगता वे सफल होंगे। देशभक्तों की संख्या, एक आंदोलन, यह पश्चिमी पहचान, एक नई पहचान उभर रही है, पश्चिमी देशभक्तों की पहचान। इसी वजह से आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए। लिंक विवरण में है, जहां सभी पश्चिमी देशों के देशभक्त, ज्यादातर अंग्रेजी भाषी दुनिया से आते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, अपने आइडियाज साझा करते हैं, अपने शहरों में अपने आसपास क्या हो रहा है वो साझा करते हैं, लेकिन गुमनाम रहते हैं। तो हाँ, उसमें जुड़िए और दूसरे समान विचारधारा वाले लोगों से भी जुड़िए।